एक छोटे से गांव में एक बुढ़िया रहती थी जिसका नाम धनलक्ष्मी था। वो बहुत ही लालची थी और उसके पास जो कुछ भी था वो उसे और भी अधिक प्राप्त करने के लिए उपयोग करना चाहती थी। धनलक्ष्मी के पास एक छोटा सा घर था जिसमें वो अपने पति राम के साथ रहती थी। एक दिन धनलक्ष्मी ने अपने पति से कहा, राम, मैंने सुना है कि गांव के एक अमीर व्यक्ति ने अपने घर में एक बड़ा सा खजाना छुपाया है। हमें उस खजाने को प्राप्त करना चाहिए। नहीं धनलक्ष्मी, ये गलत है। हमें दूसरों की चीजें चोरी नहीं करनी चाहिए। हमें अपनी मेहनत से पैसा कमाना चाहिए। लेकिन राम, हमें इतना पैसा नहीं मिलता है कि हम अपने जीवन को अच्छी तरह से जी सके। उस खजाने को प्राप्त करने से हमारे जीवन में बहुत सारे बदलाव आ सकते हैं। नहीं धनलक्ष्मी, मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूँ। हमें अपने जीवन को ईमानदारी से जीना चाहिए, न कि दूसरों की चीजें चोरी करके। ठीक है राम, तुम मेरी बात मत मानो, लेकिन मैं उस खजाने को प्राप्त करने के लिए हर संभव कोशिश करूंगी। धनलक्ष्मी ने अपने पति की बात नहीं मानी और वो उस खजाने को प्राप्त करने के लिए अकेली ही चली गई। धनलक्ष्मी अपने घर से निकलकर उस अमीर व्यक्ति के घर की ओर चल दी। वो बहुत ही उत्साहित थी। उसे लग रहा था कि उस खजाने को प्राप्त करने में वो सफल हो जाएगी। जब वो उस अमीर व्यक्ति के घर पहुंची तो उसने देखा कि घर के बाहर बहुत सारे सैनिक खड़े हैं। धनलक्ष्मी ने सोचा कि ये उसके लिए एक बड़ा खतरा है, लेकिन वो हार नहीं मानना चाहती थी। मैं इस खतरे का सामना करने के लिए तैयार हूँ। मैं उस खजाने को प्राप्त करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। धनलक्ष्मी ने अपने आप को शांत किया और घर के अंदर जाने के लिए एक योजना बनाई। धनलक्ष्मी ने अपने आप से कहा, मैं उस अमीर व्यक्ति के घर में एक नौकरानी बनकर जाऊंगी। इससे मुझे घर के अंदर जाने का मौका मिलेगा और मैं उस खजाने को ढूंढ पाऊंगी। धनलक्ष्मी अपने घर आई और उसने अपने कपड़े बदले और एक नौकरानी के रूप में तैयार हो गई। उसने अपने बालों को ढक लिया और एक साधारण सी साड़ी पहन ली। फिर धनलक्ष्मी ने उस अमीर व्यक्ति के घर के दरवाजे पर जाकर दस्तक दी। दरवाजा एक नौकर ने खोला। कौन है आप? यहाँ पर आप किस लिए आई हैं? मैं एक गरीब बुढ़िया हूँ। मुझे काम की जरूरत है। मैंने सुना है कि ये एक बहुत अमीर व्यक्ति का घर है। अगर मुझे यहाँ पर काम मिल जाता तो बड़ी मेहरबानी होती। ठीक है, आइए अंदर, मैं आपको मालकिन के पास ले जाता हूँ। चलिए अंदर आइए। धनलक्ष्मी ने नौकर के पीछे चलते हुए घर के अंदर प्रवेश किया। वो बहुत ही सावधानी से आगे बढ़ रही थी। उसके मन में बस ये बात चल रही थी कि वो जल्द से जल्द अपने असली उद्देश्य को पूरा कर सके। नौकर ने उसे एक बड़े से हॉल में ले जाकर एक महिला के पास खड़ा कर दिया, जो एक बड़े से सोफे पर बैठी थी। वो महिला बहुत ही सुंदर और शानदार दिख रही थी। कौन है आप? मैं एक नौकरानी हूँ मेम साहब। मैं आपके घर में काम करने के लिए आई हूँ। ठीक है, मैं आपको घर के काम में मदद करने के लिए रखूंगी, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। मेरे घर में बहुत सारे नियम हैं और आपको उन्हें मानना होगा। धनलक्ष्मी ने मेम साहब की बात सुनकर हाँ में सर हिलाया और उसने सोचा कि वो जल्द से जल्द घर के नियमों को सीखेगी और अपने असली उद्देश्य को पूरा करेगी। मेम साहब ने धनलक्ष्मी को घर के कामों के बारे में बताना शुरू किया। धनलक्ष्मी ने बहुत ही ध्यान से सुना और घर के कामों को समझने की कोशिश की। आपको सुबह 6 बजे से काम शुरू करना होगा। आपको घर की सफाई करनी है, खाना बनाना है और कपड़े धोने होंगे। जी मेम साहब, मैं आपके सभी निर्देशों का पालन करूंगी। ठीक है, मैं आपको घर के कामों में मदद करने के लिए एक अन्य नौकरानी के साथ रखूंगी। उसका नाम सुमित्रा है। वो आपको घर के कामों में मदद करेगी। धनलक्ष्मी ने सुमित्रा को देखा और उसके साथ बातचीत करना शुरू किया। धनलक्ष्मी ने सोचा कि सुमित्रा उसके लिए एक अच्छी सहयोगी साबित हो सकती है और वो उसकी मदद से अपने असली उद्देश्य को पूरा कर सकती है। मालकिन ने धनलक्ष्मी की सुमित्रा से मुलाकात करवाई। आपको घर के सभी कमरों की सफाई करनी होगी। मेम साहब बहुत साफ सफाई पसंद करती हैं। उन्हें थोड़ी सी भी गंदगी नहीं पसंद। जी सुमित्रा, मैं घर के सभी कमरों की सफाई करने की कोशिश करूंगी। शरीर बूढ़ा हो गया है तो ज्यादा चपलता से काम नहीं कर पाती। भले ही धीरे धीरे सही, लेकिन काम अच्छा करूंगी। जी मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आपको एक बात का खास ध्यान रखना होगा कि आपको मेम साहब के कमरों में बहुत ही सावधानी से काम करना होगा। वहाँ पर बहुत ही कीमती चीजें हैं। धनलक्ष्मी ने सुमित्रा की बात सुनकर अपने मन में एक योजना बनाई। वो सोच रही थी कि मेम साहब के कमरे में कीमती चीजें होने का मतलब कि वहाँ पर उस खजाने का कुछ न कुछ हिस्सा तो जरूर होगा। अच्छा ठीक है सुमित्रा, तुम बाकी घर की सफाई करो,
तब तक मैं मेम साहब के कमरे की सफाई कर देती हूँ। ठीक है धनलक्ष्मी, तुम मेम साहब के कमरे की सफाई करो, लेकिन वहाँ पर बहुत ही सावधानी से काम करना। मेम साहब बहुत सख्त हैं। अगर जरा सी भी भूल चूक हुई तो वो तुम्हें काम से निकाल देंगी। जब धनलक्ष्मी मेम साहब के कमरे में पहुंची तो उसने देखा कि वहाँ पर बहुत ही सुंदर और कीमती चीजें रखी हुई थी। धनलक्ष्मी ने अपनी आंखें चारों ओर घुमाकर देखा। उसने एक बड़ी सी अलमारी को देखा जो वहाँ पर रखी हुई थी। धनलक्ष्मी ने अलमारी को देखा और उसके मन में एक सवाल आया कि क्या उस अलमारी में उस खजाने का कुछ हिस्सा हो सकता है। धनलक्ष्मी ने अलमारी के पास जाकर देखा कि वो अलमारी बहुत ही सख्ती से बंद थी। वो अपने आप से बोली, मुझे ये अलमारी खोलने के लिए कुछ तरीका ढूंढना होगा। कुछ भी करके मुझे वो खजाना ढूंढना है। तभी धनलक्ष्मी को एक आवाज सुनाई दी। क्या आप अलमारी खोलने की कोशिश कर रही हैं? धनलक्ष्मी ने पीछे मुड़कर देखा तो घर की एक नौकरानी उसके पीछे खड़ी थी। धनलक्ष्मी डर गई कि कहीं उसने उसकी बातें तो नहीं सुन ली। नहीं नहीं, मैं तो बस अलमारी को देख रही थी। मेरा मतलब है कि मैं अलमारी को साफ कर रही थी। मैं सोच रही थी कि इसे अंदर से भी साफ कर दूं, लेकिन मेरे पास इसकी चाबी नहीं है। ठीक है, आप बस इस अलमारी को बाहर से साफ कर दीजिए। आपको ये अलमारी खोलने की जरूरत नहीं है। मेम साहब ने इस अलमारी को खोलने के लिए मुझे ही कहा है। धनलक्ष्मी ने नौकरानी की बात सुनकर सोचा कि क्या वो नौकरानी को अपने साथ मिला पाएगी और उस अलमारी को खोल पाएगी। धनलक्ष्मी ने नौकरानी की ओर देखा और मुस्कुराई। तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम राधा है। तभी मेम साहब की आवाज सुनाई दी। राधा, तुम कहाँ हो? मेम साहब, मैं यहाँ हूँ। मैं धनलक्ष्मी काकी को घर के काम समझा रही थी। ठीक है राधा, तुम धनलक्ष्मी को सब घर के काम अच्छी तरह समझा दो और अगर उसे मदद की जरूरत हो तो उसकी मदद भी कर देना। धनलक्ष्मी ने राधा के साथ मिलकर घर के कामों में मदद करना शुरू कर दिया। वो मेम साहब के कमरे की सफाई करने लगी, जबकि राधा रसोई में खाना बनाने लगी। धनलक्ष्मी ने रसोई में जाकर राधा से कहा, बेटी, तुम बहुत ही अच्छा खाना बनाती हो। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। ठीक है माताजी, आप मुझे यहाँ पर मदद कर सकती हैं। धनलक्ष्मी ने राधा के साथ बातचीत करना शुरू किया और कहा, बेटी, मेम साहब के कमरे में एक अलमारी है। तुम्हें पता है कि उसमें क्या रखा है? माताजी, मुझे नहीं पता कि उस अलमारी में क्या रखा है। मेम साहब ने मुझे कभी नहीं बताया। लेकिन आप ये क्यों जानना चाहती हैं? नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। मुझे अलमारी बड़ी महंगी लग रही थी। मुझे लगता है कि उस अलमारी में कुछ महत्वपूर्ण चीजें रखी होंगी। माताजी, मुझे लगता है कि उस अलमारी में कुछ पुराने कपड़े और जेवर रखे होंगे। इसके अलावा तो घर की अलमारी में और क्या ही हो सकता है। हाँ बेटी, तुम्हारी बात भी ठीक है। घर की अलमारी में भला कोई खजाना थोड़े ना रखा हो सकता है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि उस अलमारी में कुछ और भी रखा हो सकता है। राधा ने धनलक्ष्मी की बात सुनकर थोड़ा सा सोचा और कहा, माताजी, मुझे नहीं पता कि उस अलमारी में क्या रखा है। मेम साहब ने मुझे कभी नहीं बताया, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि उस अलमारी में कुछ तो खास है, क्योंकि अलमारी के अंदर जो एक तिजोरी है उसे खोलने की इजाजत मालकिन किसी को भी नहीं देती और कभी किसी के सामने उसे खोलती भी नहीं। हो सकता है कि उसके अंदर कोई बहुत ही कीमती चीज रखी हो सकता है नहीं, ऐसा ही होगा। तभी तो मालकिन वो तिजोरी खोलने की इजाजत किसी को भी नहीं देती। क्या तुम्हारी कभी इच्छा नहीं हुई उस तिजोरी को खोल कर देखो कि उसके अंदर आखिर ऐसा क्या है? इच्छा तो होती है माताजी, लेकिन इच्छा होने से हम उसे खोल कर तो नहीं देख सकते ना। और आप इस बारे में ज्यादा बात मत कीजिए। अगर मालकिन के कानों तक हमारी बात चली गई ना तो हमें लेने के देने पड़ जाएंगे। नौकरानी राधा की बात सुनकर धनलक्ष्मी भी चुप हो जाती है, लेकिन उसके मन में एक बात तो आ गई थी कि जरूर वो वही अलमारी है जिसके अंदर खजाना छुपा हुआ है। धनलक्ष्मी रात को अपने घर आती है और अपने पति को उस अलमारी के बारे में बताती है। बस एक बार उस अलमारी की चाबी मेरे हाथ लग जाए तो उनका सारा खजाना लेकर हम यहाँ से भाग जाएंगे। उसके बाद फिर कभी गांव लौट कर नहीं आएंगे। अरे मुझे तो समझ में नहीं आता कि इतने बुढ़ापे में भी तुम्हारा दिमाग इतना कैसे चलता है। और अगर तुमने उसका खजाना चुरा भी लिया तो क्या ही कर लोगी? अरे तुम्हारी पूरी जिंदगी जब बीत चुकी है तो क्यों बुढ़ापे में पाप करने चली हो? अरे अब तो रहने ही दो जी। जवानी ठीक से जी नहीं पाई तो कम से कम बुढ़ापा तो ढंग से जी लेने दो। और वैसे भी इस दुनिया में कौन है जो पाप नहीं करता? उसको क्या लगता है कि उन लोगों के पास जो खजाना है वो उन लोगों ने अपनी मेहनत से कमाया होगा? उसके लिए उन लोगों ने भी कोई ना कोई पाप जरूर किया होगा।
अरे अगर हमारे बहू बेटे को इस बारे में पता चला ना तो बहुत हंसी उड़ाएंगे तुम्हारी कि बुढ़ापे में बुढ़िया के लालच को देखो कैसे साथ में आसमान पर चढ़ा जा रहा है। कोई कुछ भी बोलते रहे, मुझे तो बस अपने खजाने से मतलब है, और एक बार वो खजाना मेरे हाथ लग गया ना तो फिर सब मेरे पीछे पीछे घूमेंगे। जो बहू हमेशा मुझे नाक चढ़ाती है ना, वो भी मेरी सेवा करने लगेगी। राम धनलक्ष्मी को बार बार समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन धनलक्ष्मी का लालच उसके सर पर चढ़कर बैठा था, इसलिए अब वो कहाँ किसी की बात सुनने वाली थी। अगले दिन वो फिर से मालकिन के यहाँ काम पर जाती है और चाबी ढूंढने के लिए साफ सफाई का नाटक करने लगती है। मुझे इनकी चाबियों का गुच्छा ढूंढना होगा। पता नहीं इन्होंने चाबी का गुच्छा कहाँ पर रखा हुआ है। हो सकता है कि मालकिन ने अपने बिस्तर के नीचे चाबी का गुच्छा रखा हो। देखती हूँ। धनलक्ष्मी सफाई के बहाने से मालकिन के बिस्तर के नीचे झांकने लगती है। तभी अचानक मालकिन कमरे में आ जाती है। धनलक्ष्मी, तो मेरे बिस्तर के पास क्या ढूंढ रही हो? कुछ नहीं मालकिन, मैं तो बस यहाँ पर सफाई कर रही थी। तुम्हें सफाई करनी है तो बाहर जाकर करो। तुमने सुबह ही तो मेरे कमरे की सफाई की थी ना, तो बार बार मेरे कमरे की सफाई क्यों कर रही हो? और बिस्तर साफ करने की भला क्या जरूरत है? मेरा बिस्तर तो पहले से ही बिल्कुल साफ है। नहीं मालकिन, वो थोड़ी धूल जम गई थी तो बस वही साफ कर रही थी। मैं बाहर जाकर सफाई कर लेती हूँ। मालकिन को धनलक्ष्मी का व्यवहार कुछ अजीब सा लगता है, लेकिन मालकिन को उसके ऊपर शक न हो जाए इसलिए धनलक्ष्मी चुपचाप वहाँ से चली जाती है। शाम को वो घर पहुंचकर अपने पति को ये बात बताती है। देखो, मैं तुमसे अभी भी कह रहा हूँ, तुम उस खजाने का लालच छोड़ दो वरना बहुत पछताओगी। अरे वो बहुत रईस लोग हैं, अगर उन्हें तुम पर जरा सा भी शक हो गया ना तो तुम जानती नहीं हो कि वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे। अरे कुछ नहीं होगा, कोई ना कोई दिन तो ऐसा आएगा ही जब वो लोग घर पर नहीं होंगे और उसी दिन मैं अपना हाथ साफ कर लूंगी। धनलक्ष्मी को अभी भी अपने पति की बात समझ नहीं आती। अब वो हर रोज इसी ताक में रहती कि उसे अलमारी की चाबी मिल जाए, और एक दिन ऐसा हो गया। अरे मालकिन के हाथों में तो चाबी का गुच्छा है। जरा छुपकर देखना पड़ेगा कि मालकिन इस चाबी के गुच्छे को रखती कहाँ पर है। धनलक्ष्मी छिपकर मालकिन का पीछा करती है तो देखती है कि मालकिन अपने घर के स्टोर रूम में गई और उन्होंने चाबी के गुच्छे को एक बड़ी सी संदूक खोलकर उसके अंदर रख दिया और तुरंत स्टोर रूम का दरवाजा बंद करके मालकिन वहाँ से चली गई। वहीं पर धनलक्ष्मी छिपी हुई थी। उसके मन में एक विचार आया। मुझे एक बात समझ नहीं आई कि मालकिन ने चाबी का गुच्छा स्टोर रूम के संदूक में क्यों रखा है, जबकि स्टोर रूम में तो सब नौकर ना जाने दिन में कितनी बार जाते हैं। ऐसे तो कोई भी उनकी चाबी का गुच्छा चुरा सकता है। मालकिन तो बड़ी ही बेवकूफ है, ऐसी जगह पर चाबी का गुच्छा छुपाया है जहाँ से कोई भी उसे आसानी से चुरा ले। धनलक्ष्मी देखती है कि मालकिन वहाँ से चली गई। जैसे ही मालकिन वहाँ से चली जाती है, धनलक्ष्मी स्टोर रूम का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन उससे स्टोर रूम का दरवाजा नहीं खुलता। बड़ा ही अजीब दरवाजा है, इतनी कोशिश करने के बाद भी नहीं खुल रहा। ना तो इसके ऊपर कोई कड़ी लगी है और ना ही कोई ताला लगा है, तो आखिर ये खुल क्यों नहीं रहा? धनलक्ष्मी के बार बार कोशिश करने पर भी जब स्टोर रूम का दरवाजा नहीं खुलता तो धनलक्ष्मी परेशान होकर वहाँ से चली जाती है और किचन में जाकर राधा के साथ खाना बनवाने लगती है। क्या बात है माताजी, आपको देखकर तो लग रहा है कि आप किसी गहरे विचार में डूबी हुई हो। मुझे भी तो बताओ, ऐसी क्या बात है जिसके लिए आप इतना सोच रही हो? देखो, तुम मुझसे वादा करो कि अगर मैं तुम्हें वो बात बताऊंगी तो तुम वो बात किसी और को नहीं बताओगी। ठीक है माताजी, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं वो बात किसी को नहीं बताऊंगी। अब मुझे बताइए कि क्या बात है? बात ये है कि मैंने मालकिन के हाथ में आज चाबी का गुच्छा देखा था, लेकिन मालकिन ने वो चाबी का गुच्छा स्टोर रूम के अंदर एक संदूक में रख दिया। लेकिन इतनी अनमोल चाबियां उन्होंने वहाँ पर क्यों रखी, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही। वैसे ये बात तो मुझे भी नहीं समझ आ रही, लेकिन मुझे ये सब समझकर करना भी क्या है? मालकिन की मर्जी, वो अपनी चाबियां कहीं पर भी रखे। तुम भी ना एक नंबर की बेवकूफ हो। तुम्हें देखकर तो लगता है कि तुम पूरी जिंदगी नौकरानी का ही काम करना चाहती हो। क्या मतलब? ये सब आप क्या बोल रही हो? मैं आपकी बात नहीं समझी। अरे मैं तुम्हें ये कहना चाह रही हूँ
कि मालकिन के पास एक खजाना है जिसके चर्चे गांव-गांव में फैले हुए हैं। अगर हम वो खजाना चुरा ले तो माला माल हो जाएंगे। और जहाँ तक मुझे लगता है वो खजाना मालकिन की अलमारी में ही छिपा है। मैंने स्टोर रूम का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो दरवाजा खुला ही नहीं। अगर हम दोनों मिलकर वो दरवाजा खोलने की कोशिश करें तो वहाँ से चाबी को हासिल कर सकते हैं और उसके बाद मौका पाकर नकली चाबी बनवा लेंगे और खजाना चुरा लेंगे। ना बाबा ना, मैं किसी के साथ ऐसी बेईमानी नहीं कर सकती। और आपको पता है, अगर उन लोगों ने हमें पकड़ लिया तो हमारा क्या हाल करेंगे? भले ही आपको जानकारी ना हो, आप तो बुढ़ापे में आ चुकी हैं, लेकिन मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है। इस सब में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। और मैं तो आपको भी कहती हूँ कि अपने मन से ये विचार निकाल दीजिए, कहीं कल को आपको पछताना ना पड़े। राधा तो चोरी करने में साफ साफ धनलक्ष्मी को मना कर देती है, लेकिन अगले दिन धनलक्ष्मी फिर से स्टोर रूम का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन तब भी दरवाजा नहीं खुलता। तभी उसे मालकिन की आवाज आती है, तो वो स्टोर रूम के पीछे छुप जाती है। मालकिन आकर दरवाजा खोलने की कोशिश करती है तो धनलक्ष्मी उसे बहुत ध्यान से देखती है। अरे ये क्या, मालकिन तो इस दरवाजे को खोलने के लिए कोई मंत्र पढ़ रही है। लगता है खजाने की चाबी की रक्षा के लिए मालकिन ने इस दरवाजे पर कोई जादू किया है। मुझे ठीक से सुनना चाहिए। धनलक्ष्मी बहुत ध्यान से मालकिन की आवाज सुनने की कोशिश करती है तो उसे एक मंत्र की आवाज सुनाई देती है। रिंगा रिंगा रिंगा, जल्दी से ये दरवाजा खुल जा और मुझे खजाने की चाबी तक ले जा। मालकिन के ऐसा कहते ही वो दरवाजा खुल जाता है। धनलक्ष्मी समझ जाती है कि उस दरवाजे को खोलने के लिए ये मंत्र बोलना होगा। कुछ दिन बाद उसे ऐसा मौका मिलता है कि मालकिन अपने परिवार के साथ कहीं गई हुई थी, तो मौका पाकर धनलक्ष्मी स्टोर रूम के पास जाती है। आज मेरे पास बहुत ही अच्छा मौका है। आज मैं स्टोर रूम में जाकर खजाने की चाबी भी निकाल लूंगी और खजाना भी चुरा कर भाग जाऊंगी और मुझे कोई पकड़ भी नहीं पाएगा। धनलक्ष्मी दरवाजे पर हाथ रखकर वही मंत्र बोलना शुरू करती है। रिंगा रिंगा रिंगा, जल्दी से ये दरवाजा खुल जा और मुझे खजाने की चाबी तक ले जा। जैसे ही धनलक्ष्मी मंत्र का पूरा उच्चारण करती है, वैसे ही स्टोर रूम का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। तो धनलक्ष्मी जल्दी से स्टोर रूम के अंदर जाकर दरवाजे को बंद कर लेती है। कहाँ पर है वो संदूक? जल्दी से उसमें से चाबी निकालूं और खजाना चुरा कर भागूं। अरे हाँ, वो रही संदूक। धनलक्ष्मी जैसे ही संदूक के पास जाकर संदूक को हाथ लगाती है, वैसे ही संदूक के अंदर से एक तेज चमकती हुई रोशनी निकलती है और एक बहुत बड़ा जिन धनलक्ष्मी के सामने आकर खड़ा हो जाता है। उसे देखकर धनलक्ष्मी बुरी तरह से घबरा जाती है। अरे बाप रे, इतना बड़ा जिन यहाँ पर कैसे आ गया? मुझे यहाँ से भागना चाहिए। अरे रुको रुको धनलक्ष्मी, तुम कहाँ जा रही हो? हाँ, तुम तो यहाँ पर खजाने की चाबी लेने आई थी ना। तुम बहुत समय से खजाने की चोरी करना चाहती हो, तो आओ और चाबी ले लो। क्या तुम सचमुच मुझे खजाने की चाबी दोगे और खजाना चुराने में मेरी मदद करोगे? अरे तुम एक बार खजाने की चाबी को हाथ तो लगा कर देखो, उसके बाद तुम्हें अपने आप सब पता चल जाएगा। धनलक्ष्मी लालच में आकर संदूक में रखे चाबी के गुच्छे को छू लेती है, लेकिन जैसे ही वो ऐसा करती है, वो उसी संदूक के अंदर समा जाती है। जिन्न धनलक्ष्मी के मालकिन के खजाने की रक्षा करता था, क्योंकि एक बार उसकी मालकिन ने धरती लोक पर आए जिन्न की मदद की थी, तो जिन्न ने उसे खुश होकर बहुत बड़ा खजाना दिया था और इसकी रक्षा के लिए वो हमेशा उसके घर पर ही रहता था। इसलिए जब धनलक्ष्मी ने खजाना चुराने के लिए चाबी चुराने की कोशिश की, तो जिन्न ने उसे उसकी सजा दी और उसे हमेशा के लिए अपने साथ अपनी दुनिया में ले गया। ये कहानी है राजकुमारी का रहस्य। अजमेर के राजा हरिवंश सिंह की इकलौती पुत्री थी, जिसका नाम राजकुमारी वेदिका था। राजकुमारी वेदिका बहुत ही ज्यादा गुणवान और रूपवती थी। वो अक्सर ही अपने पिता के राजसभा में उनके साथ बैठा करती थी और महल में होने वाले कार्यों का भी ध्यान रखा करती थी। पूरे राज्य में राजकुमारी वेदिका का खूब चर्चा था। ऐसे ही एक दिन राजा अपनी रानी सुमित्रा से बोलते हैं, महारानी, हम चाहते हैं कि हम अपनी पुत्री के लिए कोई योग्य वर ढूंढकर उसका विवाह कर दें। चाहते तो हम भी यही हैं,
लेकिन कोई हमारी पुत्री योग्य वर मिले तो सही, तभी तो हम उसका विवाह करेंगे। हम सोच रहे हैं कि हम अपनी पुत्री का स्वयंवर करवाएं। किंतु ये सब करने से पहले आप एक बार राजकुमारी के मन की इच्छा तो पूछ ले। यदि उन्हें कोई राजकुमार अपने लिए पसंद हो तो हम उनकी पसंद से ही उनका विवाह करवा देंगे। ठीक है रानी, आप इस विषय में राजकुमारी से बात करें और हमें बता दें। इतना कहकर राजा हरिवंश वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद रानी सुमित्रा अपनी बेटी से बात करने के लिए राजकुमारी वेदिका के कक्ष में जाती है, जहाँ वो देखती है कि राजकुमारी वेदिका अपने कक्ष में नहीं है। रानी सुमित्रा कुछ दास दासियों को बुलाकर राजकुमारी को ढूंढने का आदेश देती है। काफी वक्त बीत जाता है, लेकिन किसी को भी राजकुमारी कहीं नजर नहीं आती है। राजकुमारी वेदिका के इस तरह अचानक गायब हो जाने से रानी सुमित्रा बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और जैसे ही वो दोबारा राजकुमारी के कक्ष में जाती है तो वो देखती है कि राजकुमारी वेदिका आराम से अपने पलंग पर सोई हुई है। ये देखकर रानी सुमित्रा बेहद हैरान हो जाती है और तभी राजकुमारी वेदिका की आंख खुल जाती है और वो अपनी माँ को देखकर बोलती है, माँ, आप यहाँ? कुछ काम था? आपने आने का कष्ट क्यों करा? आप हमें ही बुला लेती। राजकुमारी, आप कहीं पर गई हुई थी क्या? नहीं माँ, हम तो सो रहे थे, आराम कर रहे थे। ये संभव है क्या? हम कुछ वक्त पहले आपके कक्ष में आए थे तो आप यहाँ पर नहीं थी और अब आए हैं तो आप आराम से सो रही हैं। माँ, हम तो पहले भी यहीं थे और अब भी यहीं हैं। शायद आपकी आंखों को कोई धोखा हुआ है। आप किसी भी दास या दासी को बुलाकर पूछ लीजिए, हम तो महल के अंदर ही हैं। हम महल से बाहर गए ही नहीं और महल तो क्या, हम अपने कक्ष से भी बाहर नहीं गए हैं। राजकुमारी वेदिका की बात सुनकर रानी सुमित्रा कुछ दास दासियों को बुलाती है और उनसे पूछताछ करती है और सभी यही जवाब देते हैं कि किसी ने भी राजकुमारी वेदिका को महल से बाहर जाते हुए या अंदर आते हुए नहीं देखा है। रानी सुमित्रा इस बात को अपनी आंखों का धोखा समझकर बात को वहीं टाल देती है और वहां से चली जाती है। अपनी माँ के वहां से जाते ही राजकुमारी वेदिका एक लंबा सांस लेती है और खुद से बोलती है, आज तो हम बच गए, लेकिन अगर फिर कभी ऐसा हुआ तो हम माँ को क्या जवाब देंगे? अगर सबके सामने अगर हमारा रहस्य खुल गया तो हम जो चाहते हैं वो कभी नहीं हो पाएगा। हमें आगे से बहुत ही ज्यादा सावधानी बरतनी होगी, वरना जरा सी भूल हमारे लिए ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। ऐसे ही दिन गुजरते चले जाते हैं। एक दिन जब वेदिका राजा हरिवंश और रानी सुमित्रा के साथ बैठकर भोजन कर रही होती है, तभी रानी सुमित्रा की नजर वेदिका के पैरों पर डली हुई जूती पर जाती है, जो कि बुरी तरह से मिट्टी से गंदे हो रखे थे। तभी रानी सुमित्रा वेदिका के जूतों को देखकर बोलती है, राजकुमारी, आप कुछ वक्त पहले महल से बाहर गई थी क्या? नहीं माँ, हम तो कहीं नहीं गए, हम तो अपने कक्ष में तैयार होकर सीधा यहीं भोजन के लिए आए हैं। यदि आप बाहर नहीं गई तो आपके जूतों पर इतनी सारी मिट्टी कैसे लगी हुई है? वो हमारे दूसरे वाले जूते गीले थे और ये जूते हमने कल पहने थे जब हम बाहर सैर के लिए गए थे, तो ये गीली मिट्टी में गंदे हो गए थे, इसलिए हमने फिर से यही जूते पहन लिए। राजकुमारी, आपके पास जूतों की कमी थोड़ी ना है जो अपने ऐसे गंदे जूतों को अपने पैरों में पहना हुआ है। माँ, ये हमारे पसंदीदा जूते हैं, इसलिए हम इन्हें ज्यादातर पहन कर रखते हैं। माफ कीजिएगा, आगे से हम इस बात का ध्यान रखेंगे। कोई बात नहीं राजकुमारी, पर आगे से आप थोड़ा ख्याल रखें। आप इस महल की राजकुमारी हैं, ऐसी लापरवाही आपको शोभा नहीं देती। राजा हरिवंश ये सब बोल रहे होते हैं, लेकिन रानी सुमित्रा का सारा ध्यान राजकुमारी वेदिका पर लगा हुआ था, क्योंकि राजकुमारी वेदिका के जूते के साथ साथ उसके कपड़ों पर भी जगह जगह गीली मिट्टी चिपकी हुई थी। कहीं न कहीं रानी सुमित्रा को ये बात तो समझ आ गई थी कि राजकुमारी वेदिका उनसे झूठ बोल रही है, लेकिन राजकुमारी वेदिका ऐसा क्यों कर रही है, ये बात अभी तक रानी सुमित्रा को समझ नहीं आ रही थी। भोजन करने के पश्चात सभी लोग उठकर अपने कक्ष में चले जाते हैं। ऐसे ही रानी सुमित्रा राजकुमारी वेदिका की सबसे प्रिय दासी सुनैना को
अपने कक्ष में बुलाती है। सुनैना रानी सुमित्रा के कक्ष में जाती है और बोलती है, आपने मुझे बुलाया रानी जी? हाँ सुनैना, हम आपसे राजकुमारी वेदिका के विषय में कुछ वार्तालाप करना चाहते हैं। हुक्म करें रानी जी, आप क्या पूछना चाहती हैं? हम जानना चाहते हैं कि आजकल राजकुमारी वेदिका कहाँ जा रही हैं? उनका ज्यादातर वक्त महल के अलावा कहीं और बीत रहा है। रानी जी, राजकुमारी तो ज्यादातर महल में रहती है, बस वो कभी कभार वो रथ पर बैठकर राज्य के शहर पर जाती है। इसके अलावा उनका बाकी सारा समय महल में ही बीत जाता है। आप बिल्कुल सच कह रही हैं। मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ रानी जी। ठीक है, आप यहाँ से जा सकती हैं और इस वार्तालाप के विषय में आप राजकुमारी वेदिका से कुछ ना कहें। ये हमारा आग्रह है आपसे। जैसा आपका हुक्म रानी जी। दासी सुनैना वहाँ से चली जाती है। रानी सुमित्रा अब और भी ज्यादा असमंजस में फंस जाती है कि आखिर राजकुमारी वेदिका सबकी नजरों से बचकर महल से कैसे निकल रही है और किसी को भी उनके आने जाने की खबर क्यों नहीं है। रानी सुमित्रा को भी कई तरीकों से राजकुमारी वेदिका इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो जितना इस बात को सुलझाने की कोशिश करती है उतना ही ये गुत्थी और ज्यादा उलझती चली जाती है। ऐसे ही एक दिन रानी सुमित्रा मंदिर से पूजा करके आती है और आरती की थाली राजकुमारी वेदिका की तरफ करते हुए बोलती है, ये लीजिए राजकुमारी, आरती ले लीजिए। जी माँ, जैसा आप कहें। वेदिका जैसे ही आरती लेने के लिए दिए पर अपने दोनों हाथ घुमाने लगती है, तभी उनके मुंह से दर्द भरी आह निकल जाती है। रानी सुमित्रा पास में खड़ी हुई दासी को आरती की थाली पकड़ाती है और राजकुमारी वेदिका के दोनों हाथों की हथेलियों को देखने लगती है। राजकुमारी वेदिका के दोनों हाथों पर छाले पड़े थे, जैसे कि उन्होंने कोई बहुत ही ज्यादा मेहनत मशक्कत का काम किया हो। इसलिए जैसे ही दिए की लौ ने उनके हाथों को छुआ तो उनकी दर्द से आह निकल गई। अपनी बेटी के हाथों का ऐसा हाल देखकर रानी सुमित्रा राजकुमारी वेदिका से कहती है, ये सब क्या है राजकुमारी वेदिका? आपके हाथों में ऐसे छाले कैसे पड़ गए? हम नहीं जानते माँ कि हमारे हाथ में ऐसे छाले कैसे हो गए। हो सकता है कि खुद से हो गया हो। असंभव, आपके हाथों का हाल देखकर लग रहा है कि आपने बहुत ज्यादा काम किया है, जिसकी वजह से आपके हाथों में छाले पड़ गए हैं। आप कैसी बातें कर रही हैं माँ? हम इस महल की राजकुमारी हैं। भला हम कोई काम करने की क्या ही जरूरत है? हमारी एक आवाज पर ही कितने सारे दास दासियाँ हमारी सेवा के लिए हाजिर हो जाते हैं, तो हमें काम करने की क्या ही आवश्यकता है? पर बिना काम किए आपके हाथों में छाले होना कोई सामान्य बात नहीं है। हो सकता है माँ, कल हमने अपनी मर्जी से महल के बगीचे में एक पौधा लगाया था, उसी के कांटे चुभ गए हो और उसी वजह से हमारे हाथों में छाले बन गए हो। आप बेवजह ही चिंता कर रही हैं। राजकुमारी वेदिका किसी तरीके से रानी सुमित्रा को अपनी बातों में उलझा लेती हैं और वहाँ से अपने कक्ष की ओर निकल जाती हैं। राजकुमारी वेदिका के इस बदलते रवैया को देखकर रानी सुमित्रा को पूरा उन पर शक हो गया था। हो न हो राजकुमारी वेदिका कोई बड़ी बात उनसे जरूर छुपा रही है। अब इस बात का पता लगाने के लिए रानी सुमित्रा राजकुमारी वेदिका पर नजर रखना शुरू कर देती है। एक रात जब रानी सुमित्रा अपने कक्ष में आराम कर रही होती है कि तभी उन्हें अपने कक्ष के बाहर से किसी के गुजरने का एहसास होता है। रानी सुमित्रा जल्दी से निकलकर बाहर आती है। तभी वो देखती है कि राजकुमारी वेदिका एक दासी के कपड़े पहने नंगे पांव सबकी नजरों से बचती बचाती महल से बाहर जा रही है। रानी सुमित्रा राजकुमारी वेदिका का पीछा करने लगती है और खुद से बोलती है, आज हम अपनी बेटी का राज पता करके ही रहेंगे। आखिर राजकुमारी वेदिका हमसे क्या छुपा रही है और ऐसी भी क्या मजबूरी है जो राजकुमारी वेदिका को दासियों के लिबास में सभी महल वालों से यहाँ तक कि अपने माता पिता से भी ऐसे छुपकर महल के बाहर जाना पड़ रहा है। राजकुमारी वेदिका का पीछा करते करते
रानी सुमित्रा महल के दूर एक गांव में जा पहुंचती है, जहां वो देखती है कि राजकुमारी वेदिका एक बूढ़े पति पत्नी की सेवा कर रही है। वो उनके घर के सारे काम जैसे कपड़े धोना, चूल्हा जलाकर खाना बनाना, लकड़ियां काटना जैसे सारे काम राजकुमारी वेदिका अपने हाथों से कर रही है। अपनी फूल जैसी बच्ची राजकुमारी वेदिका को इतने सारे काम करता देख रानी सुमित्रा बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। सुबह होने से पहले राजकुमारी वेदिका वापस से अपने महल आ जाती है और चुपचाप जाकर अपने कक्ष में सो जाती है। अगली सुबह रानी सुमित्रा राजकुमारी के कक्ष में आती है और बोलती है, राजकुमारी, हम आपसे यहाँ कुछ बातें करने आए हैं। कहिए माँ, आप क्या बात करने आई हैं? राजकुमारी, हम चाहते हैं कि आप अपने जीवन का एक पूरा दिन हमें दे। हम समझे नहीं माँ, आप कहना क्या चाह रही हैं? राजकुमारी, हम आपसे ये कह रहे हैं कि हम आपके जीवन का एक दिन और एक पूरी रात चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारे यानी कि अपनी माँ के साथ अपना पूरा एक दिन और पूरी रात बिताए। हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर हमने ऐसा किया तो हम अपने कार्य को पूर्ण कैसे करेंगे? क्योंकि रात में तो हम अपने कार्य को पूर्ण करने के लिए बाहर जाते हैं। क्या हुआ राजकुमारी, आप अपनी माँ के लिए इतना भी नहीं कर सकती? नहीं नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। हम अपना पूरा जीवन भी आपके नाम कर सकते हैं। आप तो केवल हमसे एक ही दिन मांग रहे हैं। तो ठीक है, फिर आज सुबह से लेकर शाम तक यानी कि रात तक आप हर वक्त हमारे साथ ही रहेंगी। एक पल के लिए भी आप हमारी आंखों से ओझल नहीं होंगी। जैसा आप हुक्म करें माँ, हम तैयार हैं। ऐसे ही उसे दिन से सुबह से लेकर शाम तक राजकुमारी वेदिका रानी सुमित्रा के साथ रहती है। रात के भोजन के पश्चात राजकुमारी रानी सुमित्रा के साथ उनके कक्ष में चली जाती है। दोनों माँ बेटी आपस में काफी वार्तालाप करते हैं और तभी वेदिका मन ही मन में सोचती है, न जाने माँ कब सोएगी और कब जाकर हम अपने बचे हुए कार्य को पूर्ण करेंगे। हमारा वहाँ जाना अति आवश्यक है। हम एक भी दिन वहाँ पर बिना जाए नहीं रह सकते। क्या हुआ राजकुमारी, आप किसी गहरी सोच में डूब रही हैं क्या? नहीं माँ, हम तो ऐसे ही सोच रहे हैं कि कितने वक्त के बाद हम आपके साथ इतना सारा समय बिता रहे हैं। कुछ देर बाद रानी सुमित्रा जानबूझकर सोने का नाटक करती है और राजकुमारी वेदिका भी उनके साथ ही सो जाती है। पर जैसे ही राजकुमारी वेदिका को लगता है कि उनकी माँ गहरी नींद में सो चुकी है, तभी राजकुमारी वेदिका धीरे से उनके पास से उठती है और जाकर अपना राजकुमारी का लिबास बदलकर एक दासी का लिबास पहन लेती है और फिर से दबे पांव महल से निकलकर उसी गांव में गरीब पति पत्नी के पास पहुंच जाती है। वहां जाकर कार्य करना शुरू कर देती है। राजकुमारी वेदिका लकड़ियां काट रही होती है कि तभी अचानक से उनकी उंगली पर चोट लग जाती है और उनके मुंह से माँ शब्द निकलता है। तभी रानी सुमित्रा पीछे से बोलती है, आपने हमें याद किया राजकुमारी, और देखो हम आ गए। अपनी माँ को अपने पास देखकर राजकुमारी वेदिका के होश उड़ जाते हैं और वो बोलती है, आप यहाँ कैसे माँ? आज आपको हमें बताना ही होगा राजकुमारी कि आखिर ऐसा क्या है जो आप हमसे छुपा रही हैं। आखिर क्यों आप ऐसे रातों को दासी के लिबास में यहाँ आकर ऐसे नौकरों की तरह काम कर रही हैं? माँ, असल में इन सारी बातों के पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य है जो हमने आज तक किसी को नहीं बताया है। लेकिन हम आपकी माँ हैं और हमें हक है आपके बारे में सब कुछ जानने का। आखिर क्यों आप ऐसा कर रही हैं? आपको आज हमें बताना ही होगा। अपनी माँ की बात सुनकर वेदिका उन्हें सच्चाई बताना शुरू कर देती है। राजकुमारी वेदिका को हमेशा से घुड़सवारी और शिकार करने का बहुत ज्यादा शौक था। वो अक्सर ही वो जंगल में अपने घोड़े पर सवार होकर शिकार करने के लिए जाया करती थी। ऐसे ही एक दिन जब राजकुमारी वेदिका जंगल में अपने घोड़े पर बैठकर इधर-उधर शिकार की तलाश कर रही थी कि तभी उन्हें झाड़ियों के पीछे किसी के होने का आभास होता है। राजकुमारी वेदिका बिना पास में जाए ही झाड़ियों में सीधा तीर चला देती है और वहाँ से किसी की दर्द भरी आवाज आती है। राजकुमारी वेदिका जल्दी से अपने घोड़े से नीचे उतरकर जैसे ही झाड़ियों के पीछे देखने जाती है कि तभी वो वहाँ देखती है कि एक फटेहाल गरीब सी लड़की जिसने हाथों में थोड़ा सा खाना पकड़ा हुआ था,
राजकुमारी देविका का तीर सीधा जाकर उन्हें लगा और वो लड़की दर्द से तड़प रही है। हमें माफ कर दीजिए, हमने बिना देखे ही आप पर तीर चला दिया। हमें लगा यहाँ कोई जंगली जानवर है। आप हौसला रखिए, हम अभी आपके लिए महल से मदद के लिए कुछ लोग बुलवा लेते हैं। आपकी मदद आने तक मैं तो वैसे भी मर जाऊंगी। ये खाना मैं अपने बूढ़े माता पिता के लिए ले जा रही थी। ये खाना उन तक पहुंचा देना। उनका मेरे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। हो सके तो बस मेरे माता पिता का ख्याल रखना, यही मेरी इच्छा है। इतना कहकर वो लड़की वहीं पर अपने प्राण त्याग देती है। राजकुमारी वेदिका को अपनी इस गलती पर बेहद पछतावा होता है। तभी वहाँ पर महल का एक सैनिक आ जाता है। राजकुमारी वेदिका उस सैनिक से उसे लड़की के घर का और उसके माता पिता का पता लगवाती है। साथ ही पूरे रीति रिवाज के साथ उस लड़की का अंतिम संस्कार भी करवाती है। जब राजकुमारी वेदिका उस लड़की की आखिरी इच्छा को पूरा करने के लिए उस दिन के बाद हर रात दासी का लिबास पहनकर उस लड़की के बूढ़े माता पिता के घर में कार्य करने के लिए जाने लगती है और जरूरत की सारी चीज उनके घर तक पहुंचाने लगती है। बस माँ, उस दिन से लेकर आज तक हम अपने आप को क्षमा नहीं कर पाए। हमने न जाने अनजाने में बूढ़े पति पत्नी के इकलौते बेटे की जान ले ली, जो उनके जीवन का सहारा थी। पर अगर मुझे जरा भी आभास होता कि उन झाड़ियों के पीछे कोई जानवर नहीं बल्कि कोई इंसान है, तो हम कभी वहाँ तीर से वार नहीं करती। हम आपकी सेवा भाव को और आपके पछतावे को दोनों को समझ रहे हैं। पर क्या आपने उस लड़की की मृत्यु की खबर उसके माता पिता को दी? क्या आपने उन्हें बताया कि आपके हाथों उनकी बेटी की मृत्यु हुई है? नहीं माँ, हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि उन्हें ये सब कहें। हमने उन्हें ये तक नहीं बताया कि हम महल की राजकुमारी है। हम तो बस उनसे यही कहकर मिलने के लिए जाते हैं कि हम उनकी बेटी की सखी हैं और उनकी बेटी के कहने पर ही हम उनकी मदद के लिए यहाँ आ रहे हैं। देखो वेदिका, जैसे आज तुमने हौसला करके हमें अपना सच बताया है, वैसे ही तुम्हें सारा सच उस लड़की के माता पिता को बताना होगा। इस रहस्य को तुम्हें पूरे तरीके से खोलना होगा। अपनी माँ के समझाने पर राजकुमारी वेदिका अपने अंदर हिम्मत को इकट्ठा करती है और उस लड़की के माता पिता के पास जाती है और उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए बोलती है, हमें माफ कर दीजिए। हमने आज तक आप लोगों के साथ एक सच छुपा कर रखा। आपकी बेटी कभी आपके पास लौटकर वापस नहीं आएगी। आपकी बेटी की मृत्यु हो चुकी है और उसकी मृत्यु किसी और ने नहीं बल्कि हमारे हाथों से हुई है। हम इस राज्य के राजा हरिवंश की इकलौती राजकुमारी वेदिका है। हमारे ही तीर की वजह से आपकी बेटी की मृत्यु हुई थी और मरते मरते आपकी बेटी ने कहा था कि हम हमेशा आपका ख्याल रखें। इसलिए हम आज तक झूठ बोलकर यहाँ आपकी मदद के लिए आते थे। वेदिका की बातें सुनकर उस लड़की के बूढ़े माता पिता की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वेदिका फिर से उनसे अपनी भूल की क्षमा मांगती है और आखिरकार राजकुमारी वेदिका के सेवा भाव और उसके पछतावे को समझते हुए उस लड़की के माता पिता राजकुमारी वेदिका को माफ कर देते हैं। तभी रानी सुमित्रा बोलती है, अब जब राजकुमारी का सारा रहस्य खुलकर सबके सामने आ ही चुका है, तो आप लोगों को मैं ये कहना चाहती हूँ कि अब आपको इस टूटे फूटे मकान में रहने की कोई जरूरत नहीं है। आज से आप लोग हम लोगों के साथ महल में रहेंगे। बिल्कुल सही कहा माँ, हम आप लोगों की उम्र भर सेवा करना चाहते हैं ताकि आपकी बेटी जहाँ भी कहीं हो उनकी आत्मा को शांति मिलती रहे। इस तरह से राजकुमारी वेदिका का रहस्य सभी लोगों के सामने आ जाता है। राजकुमारी वेदिका और रानी सुमित्रा उन पति पत्नी को अपने साथ महल में ले जाते हैं और दोनों पति पत्नी वहीं रहते हैं। वहीं राजकुमारी वेदिका के दिल पर काफी समय से बोझ था, वो अब हल्का हो चुका था, क्योंकि अब उन्हें उस लड़की के माता पिता की सेवा करने के लिए किसी से छुप छुपा कर तो जाना नहीं पड़ता था और ना ही झूठ का सहारा लेना पड़ता था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए।